हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विषय एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप क्राउन पब्लिकेशन ऑब्जेक्टिव बुक से टोटल 250 क्वेश्चन देखने वाले हो। आज का यह क्लास आपके 67वीं बीपीएससी के लिए खास करके बनाया गया है। एग्जाम बहुत पास में है। देखिए, टोटल 250 क्वेश्चन में से टोटल काफ़ी सारे टॉपिक को कवर किया गया है। ऐसा नहीं है कि बस हिस्ट्री का है। आगे आप क्लास देखोगे तो आपको पता चलेगा। साथ ही साथ अगर कोई बिहार सचिवालय ग्रेजुएशन इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसआई, बिहार पुलिस वगैरह की तैयारी करने वाले हो आप लोग, तो आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा हर एक क्वेश्चन को। जिसका भी जवाब नहीं पता हो, क्लास को रोक करके कोशिश करेंगे स्क्रीनशॉट ले लेने का। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय का प्रारंभिक प्रमाण मिलता है? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। मेहरगढ़ से सबसे पहले पता चला था। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नवपाषाण काल में। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका काफ़ी फेमस है। नंबर 4 है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, भोपाल में। पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल का किस क्षेत्र में विकास हुआ है बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी राइट आंसर, नर्मदा घाटी के एरिया में हुआ है। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, बुर्ज होम से। भारत में मानव का सर्वप्रथम जो साक्ष्य है वो कहाँ पर मिला है बताइए? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा घाटी में। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, अब्दुल्लागंज रायसेन में है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, मेहरगढ़ से हुआ है। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है बताइए? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, मध्य प्रदेश में क्या है? नवदा टोली है। देखिए, जहाँ भी आपको टाइम चाहिए होगा क्लास को रोक लेंगे। अगर आपको जवाब पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोशिश करिए 1 से 2 बार क्लास को देख लेने का। काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। यह बताना है कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, आहार संस्कृति के नाम से आप जानते हो। पशुओं को जो पालतू बनाने जाने का जो प्राचीनतम साक्ष्य है किन 2 स्थल से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन यहाँ पे आप देख लीजिए, बताइए। पशु को जो ना रखने लगा था घर में इंसान, तो कहाँ से ये साक्ष्य मिला है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बागौर और आदमगढ़ से। ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, नंबर 13 है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या फिर मंत्रालयों में किसका संलग्न कार्यालय है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृति का। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, भीमबेटका है। चलिए, बताइए कि विदितापाषाण जो स्मारक है उसकी पहचान की गई है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में किया गया है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त जो अनाज है वो कौन सा था? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, गेहूं था। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, महदरा से, मदहा नाम है वहाँ से। बताइए, कोपेनहेगन संग्रहालय का सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, थॉमसन ने। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, मेहरगढ़ से क्या हुआ? प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मिला है। गैरिक मृदभान पात्र जो है इसका काल निम्नलिखित में से किसे माना गया है? तो 2000 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व के ईस्वी को ना गैरिक मृदभान पात्र का काल माना गया है। नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ था? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, तांबा का। प्रकाश, दैमाबाद एवं इनाम गांव किस संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जॉर्वे संस्कृति की। ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखते थे, दफनाकर रखते थे? बताइए, उसका मतलब किस साइड से रहता था? लंबाई चौड़ाई जो है ना, लंबाई किस तरह से रहता था बताना है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट आंसर,
उस उत्तर से दक्षिण की ओर अभी भी रखा जाता है, उत्तर से दक्षिण की ओर ही। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में अधिक कंकाल थे बताइए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, लेकहिया में। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का जो कंकाल भी है शवाधान में मिला है। ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बुर्ज होम से। निम्न में से किस एक पुरास्थल पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से। चलिए नंबर 27 बताइए, संस्कृतियाँ और प्राप्ति स्थान कहाँ से क्या मिला है बताना है। कौन सा यहाँ पे ए बी सी देख लेंगे, कौन सा ऑप्शन मैच होगा, सही होगा, इन्हीं तीनों में से कोई है, बताइए क्या होगा। चाहे तो आप क्लास को रोक लिया करिएगा। देखिए जॉर्वे संस्कृति महाराष्ट्र से, ध्यान रखेंगे जॉर्वे महाराष्ट्र। फिर आपका मालवा जो है ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। आहार संस्कृति के लिए दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और प्रभास संस्कृति के लिए गुजरात आपको टिक करना है। तो इनमें से ऑप्शन अगर आप देखेंगे कौन सा राइट है तो देखिए ए बी सी, बी नंबर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। चलिए नंबर 28 देखिए, पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर चिरांद। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। ऑप्शन डी राइट आंसर। राख का टीला किस नवपाषाण स्थल से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा संगन कल्लू से प्राप्त हुआ है। राख का जो टीला है ना किस नवपाषाण स्थल से पूछेगा तो संगलन कल्लू से यह प्राप्त हुआ है। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा एच.डी. सांकलिया ने नवदा टोली का उत्खनन किया था। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर ताम्रपाषाण युग को। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, जगह का नाम बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दमदमा से मिला है। मध्य पाषाणिक जो प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं उस स्थान का नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर आदमगढ़ से मिले हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत का इतिहास। अभी आपने पाषाण काल से 34 क्वेश्चन देखा, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है। इसमें आज आपको भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण हुआ है उसके बारे में देखना है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज इस टॉपिक को नेक्स्ट। चलिए नंबर फर्स्ट में बताना है कि युद्ध एक मिनट रुक जाएंगे। चलिए बताइए युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर तराइन का दूसरा युद्ध। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण बताइए किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 711 में। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी ने। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जो जन्म है हुआ था बताइए कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 570 ईस्वी में हुआ था। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा अल्पतगीन सही जवाब। अलबरूनी भारत में आया था, अलबरूनी जो है भारत आया था, कब आया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11वीं शताब्दी में आया था। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीत लिया था। ऑप्शन सी शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी हो जाएगा राइट आंसर। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है। ऑप्शन ए राइट आंसर मोहम्मद गोरी के। शाहनामा का लेखक बताइए कौन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा फिरदौसी। हिंद यानी कि भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था किसने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा अरबों के द्वारा। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी राइट आंसर महमूद गजनवी ने। निम्नलिखित में से कौन सा राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा जयचंद। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे उसका नाम बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा अरब के थे।
मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंह की जो विजय हुई थी कब हुई थी बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 712 ईस्वी आपको ध्यान रखना है। नंबर 15 देखिए मक्का कहाँ पर है बताइए, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, सऊदी अरब में है मक्का। चलिए नंबर 16 में आपको बताना है कि महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। पूछा है यहाँ पे क्या सही गलत आपको चुनना है, या तो सही है आपका, वह भारत में अस्थाई मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। नहीं, 17 बार जो इंसान करेगा तो वो अस्थाई शासन के लिए आएगा ही नहीं, लूटने के लिए आया था। तो कथन ए जो आपका है ये सही है, और आर जो है ये आपका इसका पुष्टि नहीं करता है, यानी कि गलत है। तो आप यहाँ पे कौन सा टिक करेंगे, देखिए ऑप्शन नंबर सी, ए सही है, बट आर जो है ये क्या है, गलत है। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, उसका नाम बताइए क्या था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शमसुद्दीन इल्तुतमिश आपका राइट आंसर। चलिए बताइए कि निम्नलिखित नामों को कालक्रम में व्यवस्थित करके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करना है आपको, क्या हो जाएगा। देखिए आप ना सबसे पहले इसे समझ लेंगे कि सबसे पहले महमूद गजनवी हो जाएगा नंबर फर्स्ट यहाँ पे, फिर आपका हो जाएगा मोहम्मद गोरी, फिर आपका चंगेज खां, और फिर हो जाएगा तैमूर यहाँ पे चौथा। इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आप यहाँ पे मिला लेंगे कौन सा सही है। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था, नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, भीम द्वितीय ने। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध जो इतिहासकार था उसका नाम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अलबरूनी। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार का नाम बताइए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उतबी। निम्नलिखित कथनों में से कौन अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है बताना है। देखिए वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, नहीं, उसका जो ग्रंथ है उस समय के जीवन भारत से प्रभावित था, सही। वह संस्कृत का विद्वान, सही। और वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था, यह भी सही है। वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, बिल्कुल नहीं था। मोहम्मद बिन कासिम था, बताइए क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा सी तो यहाँ पे ना अरब हो जाएगा, ये अरबी थे कौन, मोहम्मद बिन कासिम, यानी 24 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पुराणों का अध्ययन करने वाला जो प्रथम मुसलमान था उसका नाम आपको बताना है, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी राइट आंसर, अलबरूनी था। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं आधुनिक भारत का इतिहास को समझ लेते हैं, ठीक है। अभी आपने मध्यकालीन भारत से ना टोटल 25 क्वेश्चन देखा, अब आधुनिक भारत को आइए देखते हैं। चलिए बताइए कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो पुर्तगाली के द्वारा स्थापित किया गया था ना उसका नाम आपको बताना है, ठीक है। समझ पाए, कह रहा है कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्री, यहाँ पे सारे फैक्ट्री हैं, और बताना है कि पुर्तगाली के द्वारा जो स्थापित किया गया था उसका वो कहाँ पर था, कौन सा था, ये आपको बताना है। बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये सही जवाब हो जाएगा, हुगली में हुआ था, ठीक है। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो पुर्तगाली के द्वारा स्थापित किया गया था वो हुगली का था। चलिए नंबर सेकंड है, सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करिए। यूरोपीय व्यापारिक कंपनी और किस वर्ष में स्थापना की गई थी बताना है। देखिए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का 1498 सही है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 सही है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 सही है, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 सही है। यानी कि आपका सभी यहाँ पे सही मैच किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा, तो ऑप्शन ए आपको टिक कर देना है यहाँ पे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ना किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सर जॉन चाइल्ड हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, काल्बर्ट। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्यों, क्योंकि बताइए क्या ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि ना ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, इसी वजह से फ्रांसीसी कहाँ पर, दक्कन में शक्ति स्थापित करने में, मतलब अपना साम्राज्य स्थापित करने में क्या रहा था, असफल रहा था। चलिए नंबर 6 को मैच करना है यहाँ पे, सूची एक को सूची दूसरे के साथ। देखिए पांडिचेरी में फ्रेंच आपका हो जाएगा, गोवा में हो जाएगा पुर्तगाली, फिर आपका जो ट्रान के बार है यहाँ पर आपका हो जाएगा
ट्रान के बारे में क्या रहा था? ऑप्शन नंबर डेनिश यानी कि डेन हो जाएगा, और सद्रास में आपका यहाँ पे डच हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पे ऑप्शन को देखकर मिला लेंगे क्या है राइट आंसर, इसे आप याद कर लेंगे। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? ऑप्शन नंबर आपका देखिए ए बी आपने देख ही लिया, चलिए सी और डी को देख लीजिए, तो क्या इन दोनों में से कोई है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर देना। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से भारत में कौन सा बादशाह था? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा अकबर। पांडिचेरी वर्तमान में पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। चलिए बताइए यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर। देखिए, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, सही है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी, सही है। और अंग्रेजों ने कभी भी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, बिल्कुल सही बात, मतलब सही बात है, ये तीनों यहाँ पे सही है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या है, कौन सा कथन पूछा है, सही है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था? ऑप्शन नंबर आपका भी हो जाएगा 1498 में आया था। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य में लड़ा गया था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में क्या हुआ था? कर्नाटक युद्ध हुआ था। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था, किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, पुर्तगालियों के द्वारा। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, जहांगीर। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? ऑप्शन ए राइट आंसर, पुर्तगालियों ने। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? अल्मीडा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करिए और सही उत्तर बताइए क्या होगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध में एक्सला चैपल संधि से, ये संधि का अंत, संधि से जो अंत हुआ था वही हुआ था। फिर आपका तृतीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि से अंत हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है आपका अनिर्णायक रहा था, सही है, अनिर्णायक युद्ध था तीसरा कर्नाटक युद्ध। और प्रथम मैसूर युद्ध जो है इसमें ब्रिटिश की हार हो गई थी। यहाँ इस तरह से ऑप्शन मैच है, तो ऑप्शन देखिए ए का आपका हो जाएगा 4, यानी कि नंबर जो सी आपका है ना ये सही, ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड और डी का नंबर सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 17 देखिए, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सूरत में। बताइए कि अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीन लिया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बीजापुर के सुल्तान से। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, जामोरिन ने। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ किया था? वह था ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी राइट आंसर, डुप्ले था। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को शवाली के स्थान पर हराया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा थॉमस बेस्ट ने। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पुर्तगाली ने किए थे। सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करना है। समुद्री यात्रा करने वाले किस देश के थे बताना है। तो वास्को डी गामा हो जाएगा पुर्तगाल का। ये जो आपका क्रिस्टोफर कोलंबस है यह स्पेन का। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का। और तस्मान हो जाएगा हॉलैंड का सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया था।
कौन आया था पहले, इस तरह से आपको बताना है। सबसे पहले हो जाएगा पुर्तगाली, फिर इसके बाद अंग्रेज, पहले आया था पुर्तगाली, फिर आया था, नहीं एक मिनट, फिर आया था इसके बाद डच, ठीक है ना, डच हो जाएगा सही जवाब। इसके बाद आया था ना अंग्रेज, और फिर आया था लास्ट में फ्रांसीसी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यानी कि चौथा वाला हो जाएगा पहला, फिर आपका दूसरा, फिर आपका अंग्रेज तीसरा और फ्रांसीसी चौथा। इस तरह से आप सही आंसर मैच करोगे। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। ऑप्शन ए राइट आंसर, बिहार से। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में से कहाँ लगाया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, सूरत में। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है, बताना है। देखिए, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया था, सही है। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था, ये आपका क्या है, गलत आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो आपका बी है ये गलत है, सी और डी को देख लीजिए। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था, सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया था, यह भी आपका हो जाएगा सही जवाब। एक मिनट क्या था, हाँ तो देखिए एक बात समझिए, ऑप्शन ए आप थोड़ा समझ लेंगे कि पुर्तगाली ने 1499 में दिया है कि गोवा पर कब्जा किया था ना। देखिए वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाल का था, आपको ध्यान आ रहा होगा कि 1498 में ये क्या हुआ था, कहाँ पर आया था, भारत आया था, ठीक है। उसके ना 12 वर्ष के अंदर ना गोवा पर इन्होंने मतलब पुर्तगाली के द्वारा कब्जा कर लिया गया था, ठीक है। कब, तो 1510 ईस्वी से लेकर के लगभग 450 वर्षों तक गोवा पर इनके द्वारा शासन किया गया था। चलिए ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। ऑप्शन ए आपको कंफ्यूज नहीं करना है, 1499 की जगह 98 होगा। और वास्को डी गामा आया था जो कि पुर्तगाली था, और उसके कुछ समय यानी कि 12 वर्ष के अंदर यानी कि 1510 ईस्वी में ना गोवा पर इन्होंने इनके द्वारा पुर्तगालियों के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। भारत में कह रहा है कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक बताइए कौन था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अल्बुकर्क। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजों ने। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की थी किसने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था, अभी जस्ट आपको बताया गया था। देखिए भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ करी थी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी राइट आंसर, डचों ने। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, कोचीन में किया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी। ऑप्शन नंबर ए लुई 14वें के शासनकाल में हुआ था। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिल गई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा सूरत में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सही है। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी है ना, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक जो कोची है वहाँ पे उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया था। यह कथन आपका सही दिया हुआ यानी कि 35 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली थे। नंबर 37 को समझिए थोड़ा सा अच्छे से। कह रहा है क्या, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, कह रहा है क्या इनमें से कौन सा अंग्रेजों की भारत को देन थी, मतलब अंग्रेज के द्वारा भारत में यह स्टार्ट किया गया था। तो ये क्या था बताइए। नहीं, गलत हो जाएगा। युद्ध में चलती फिरती तोप का यूज किया गया था, क्या किया गया था बताइए, अंग्रेज के द्वारा। बिल्कुल नहीं, गलत है। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती की गई थी, यह भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा निम्नलिखित यूरोपियों में से एक
स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में अंत में आए थे। अंत में बताइए कौन आया था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, डेनिश आया था। ठीक है, चलिए अब आइए विश्व का भूगोल पे यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी को देखेंगे। अब बताना है कि बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मांड का। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, टोटल 88 है। सुपरनोवा है, ऑप्शन नंबर डी, एक मृतप्राय तारा है सुपरनोवा। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, बताइए कि देखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच में स्थित जो अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति है इसको दिखाई पड़ेगा क्या? आकाश स्याह काला दिखाई पड़ेगा, क्या ये सही है? तो हाँ, ये तो सही है। तारे टिमटिमाते नहीं है, सही है। अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी के तल से कहीं अधिक है, यह आपका गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा तो यहाँ पे आपका सही दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, पहला और दूसरा सही है। बताइए कि आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, बताइए कृष्ण छिद्र का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण है इसका बहुत उच्च घनत्व होता है। निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है इन सब में से? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, कृष्ण मास्टर राइट आंसर। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है कितना? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 25 करोड़ वर्ष लगता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, नक्षत्र कहलाता है। एक निश्चित आकृति में अगर बनेगा तारा का समूह तो उसे आप नक्षत्र मंडल के नाम से, नक्षत्र के नाम से जानते हो। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है, बताइए राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन को आप देख लीजिए, बताइए क्या होगा सही जवाब? तो नंबर 11 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विषुवत रेखा पर तारे का रंग सूचक है। ऑप्शन नंबर डी, उसके ताप का तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। ऑप्शन नंबर डी राइट, प्रकाश वर्ष हो जाएगा। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वह क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रशेखर सीमा। हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने सबसे पहली बार जो है ना एक दूरस्थ तारे की सतह की छाया भेजी है। तारे का आपको नाम बताना है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बीटलग्यूस राइट आंसर। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना बताइए इनमें से कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृष्ण विवर राइट आंसर। प्रकाश वर्ष इकाई होता है, बताइए किसका? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, दूरी का। 18 नंबर क्वेश्चन 18 का जो है ना आपको पढ़ना है और रीजन बताना है। देखिए कह रहा है क्या, कृष्ण छिद्र जो है ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है, बताइए क्या यह सही है? हाँ सही है, नंबर ए आपका सही है। नंबर बी देखिए, कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है, तो यह भी आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ए और आर दोनों कथन सही है, आर जो है ए का सही व्याख्या करता है। नंबर 19 है, बताना है कि एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेले खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब आपको ये बताना है कि अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा? तो ऑप्शन देखिए, नंबर जो सी है ना, ध्रुव तारे को अगर अपनी बाएं ओर रख कर चलेगा तो वो अपने गांव की ओर सही दिशा में पहुंच जाएगा। निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है? यहाँ पे आप शब्द को देख लेंगे, बताइए क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर आपका जो है ना बाइट या नहीं है। बाइट होता है किसमें? कंप्यूटर में होता है, आपको पता होगा। जिन तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह बताइए क्या है? यहाँ पे ऑप्शन रहा आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए
वे सप्तऋषि होते हैं। ठीक है, चलिए अब सौरमंडल से क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सौरमंडल से नंबर 22 से स्टार्ट करते हैं। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या आपको बताना है कि कितना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टोटल 8 ग्रह हैं। पृथ्वी स्थित है ऑप्शन नंबर ए सूर्य और मंगल के मध्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है बताइए। निहारिका नहीं है। क्षुद्र ग्रह धूमकेतु है, बट कौन सा नहीं है, तो निहारिका नहीं है। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है, तो ऑप्शन ए हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। उस ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर 26 को देखते हैं। सुमेलित पूछा है कि इनमें से कौन सा नहीं है। देखिए, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सौरमंडल का सबसे छोटा बुध, सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, सौरमंडल का मंदतम गति यानी कि स्लो गति जो है कह रहा है मंगल का, तो यह आपका गलत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पे गलत है। यह सर्वप्रथम प्रतिपादित किसने किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कोपरनिकस ने। ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है बताइए। वे अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 29 है, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए और नीचे दिए गए कूट से सही आपको चयन करना है। घटते क्रम में पूछा है ना, तो नंबर फर्स्ट पे बृहस्पति, फिर आपका हो जाएगा शनि, उसके बाद आपका हो जाएगा यूरेनस नंबर थर्ड पे, और नंबर 4 पे हो जाएगा पृथ्वी। तो इस तरह से आप ऑप्शन यहाँ पे पहला यानी कि जो आपका है ना पहला, फिर फर्स्ट, फोर्थ, सेकेंड और थर्ड, 1 4 2 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बृहस्पति और शनि हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए 31 देखिए। सूर्य के निकटतम का ग्रह का नाम बताइए कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बुध। निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। पृथ्वी हो जाएगा आपका फर्स्ट, फिर हो जाएगा आपका बृहस्पति हो जाएगा आपका सेकेंड। ठीक है, पृथ्वी फिर बृहस्पति, फिर आपका हो जाएगा यूरेनस, और लास्ट बताइए कौन सा एक बचा आपका, प्लूटो हो जाएगा। इस तरह से आप राइट आंसर मैच करेंगे। जहाँ भी आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा क्लास को रोक लिया करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का नहीं है बताइए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी फ्लोरिडा हो जाएगा राइट आंसर। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य में ग्रह है कौन सा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, बुध और शुक्र में है। बताइए कि गोल्डीलॉक्स जोन जो है ना शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है। गोल्डीलॉक्स जोन, देखिए बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज के लिए यूज किया जाता है गोल्डीलॉक्स जोन का। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैस है जो विद्यमान होती है कहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति, शनि तथा मंगल ग्रह पर होता है। चलिए यहाँ पे सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करिए। ग्रह हो जाएगा यूरेनस, फिर आपका उपग्रह हो जाएगा चंद्रमा, पुच्छल तारा हो जाएगा हैली है पुच्छल तारा, और कृत्रिम उपग्रह हो जाएगा मेराइनर। ऑप्शन यहाँ मैच कर लीजिएगा। चलिए आइए सूर्य से आप देख लेते हैं क्वेश्चन को। प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है केवल अमावस्या के दिन। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 109 गुना बड़ा है। ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं
भारत का जो भूगोल है यानी कि इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन लिखते हैं। अभी आपने टोटल 39 क्वेश्चन देखा। अब स्टार्ट करेंगे कौन सा, तो भारत का जो भूगोल है यहाँ से। चलिए, नंबर फर्स्ट है कि भारतवर्ष आकार में विश्व का बताइए कितने नंबर का है, देश है, कितने नंबर का बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा, आप जानते हो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाना है। 7वां है सबसे बड़ा देश भारत, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर सेकेंड, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है। सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का प्रयोग करिए। भारत विश्व का 5वां बड़ा ग्रह है, बड़ा देश, मतलब ग्रह नहीं, माफ करिएगा, देश है, ये नहीं है ना, 7वां है, तो ऑप्शन नंबर तो फर्स्ट आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% अधिकृत किए हुए, मतलब अपने पास रखा है। क्या यह सही है? ये सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय स्थित है, गलत है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया गया है। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। यानी कि दूसरा और जो चौथा ऑप्शन है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए, अब अक्षांशीय विस्तार है ना, इसे देख लेते हैं। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है, जो कि बताइए, सिक्किम से गुजरने वाला जो अक्षांशीय है ना, इनमें से किससे होकर भी गुजरता है बताना है। तो नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, राजस्थान से। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह जो है उसका नाम बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पे है, जैसलमेर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का अक्षांशीय फैलाव बताइए कितना है। ऑप्शन नंबर ए आपका 8 डिग्री 4 से नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 न्यूट्रिकल नॉर्थ जो है आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राइट आंसर। कर्क रेखा है, इससे देख लेते हैं सवाल। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर आपका बी 8। निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है। ऑप्शन बी कोलकाता। जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली में। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इनमें से झारखंड से होकर गुजरती है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के भारत को जो लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है। ऑप्शन नंबर डी 23.4 डिग्री उत्तर जो है ये क्या करता है, ये अक्षांश है भारत को लगभग आप मानेंगे तो 2 बराबर भागों में विभाजित करने का काम करती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी मणिपुर। कर्क रेखा गुजरती है इन सब में से कहाँ से, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, सभी से गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर डी टिक करना है। निम्नांकित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात का गांधीनगर। चलिए मानक समय से देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। क्या पूछा है, कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेंगलुरु। यदि भारतीय मानक समय यामियोत्तर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वांतर देशांतर का जो स्थानीय मान है वो बताना है क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी होना है, 2:30 बजेगा, ठीक है। चलिए बताइए, मानक समय, भारतीय मानक समय जो है ना, इसकी देशांतर रेखा किस नगर से होकर गुजरती है। ऑप्शन रहा आपके सामने, बताइए कहाँ से गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट आंसर, इलाहाबाद नैनी से, ठीक है। ध्यान रखेंगे अगर पूछता है भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा किस नगर से गुजरती है, तो इलाहाबाद की नैनी से गुजरती है। जब भारतीय मानक समय के यामियोत्तर पर अर्धरात्रि है तो एक स्थान सुबह पर जहाँ 6 बज रहा है तो उस स्थान की अवस्थिति जिस यामियोत्तर पर वह है वहाँ पे क्या होगा बताइए। तो 172 डिग्री ये आपका
पूर्वी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक माध्याह्न रेखा कहलाती है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 82 डिग्री 30 आपका जो है ये पूर्वी हो जाएगा। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य जो समय है उसमें अंतर पाया जाता है कितने देर का? ऑप्शन नंबर बी 5.5 घंटे का। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 घंटे का अंतराल होता है। ध्यान रखेंगे, गुजरात का जो सबसे पश्चिमी गांव है और अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी जो छोर है जहां पर वालांग है, कह रहा है उन दोनों के बीच का कितना अंतर रहेगा टाइम का? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 घंटे का। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय बताना है, क्या होगा? इसका देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर 10:38 पूर्वाह्न रहेगा। नंबर 22 देखिए, यदि अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश में कह रहा है तीरप में सूर्योदय में 5 बज रहा होता है तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा? आपको भी जस्ट बताया गया था 2 घंटे का डिफरेंस आता है ना, तो सुबह क्या होगा 7 बजे होगा। चलिए बताइए कि जबलपुर की यहाँ पे पूछा है कौन सा कथन सही है? जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच में है, क्या यह सही है? बताइए। यह आपका गलत हो जाएगा। और औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच में, यह सही है। बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है, यह भी सही है। तो दूसरा नंबर तीसरा नंबर आपका सही है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी राइट आंसर। भारतीय समय मानक समय की जो याम्योत्तर रेखा है वो नहीं गुजरती है, कहाँ से? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए भारत का दूरस्थ बिंदु को देख लेते हैं। भारत का दूरस्थ दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बड़ा निकोबार में है इंदिरा पॉइंट। भारत का सुदूर पश्चिम का जो बिंदु है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का दूरस्थ दक्षिणी जो बिंदु है वो है कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंदिरा पॉइंट पर। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? ऑप्शन सी राइट आंसर है। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात करता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु है कहाँ? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर? तो बड़ा निकोबार में है। ठीक है, सीमावर्ती जो देश हैं भारत के, आइए देख लेते हैं। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम आपको बताना है, क्या हो जाएगा? नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश राइट आंसर है। मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है किसके बीच में? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। एक मिनट, हाँ, मैकमोहन भारत और म्यांमार के बीच में बनता है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म बताइए। सिक्किम, बिहार हो जाएगा। भारत तथा पाकिस्तान के बीच में सीमा निर्धारित की गई है। ऑप्शन नंबर डी रेड क्लिफ रेखा के द्वारा। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश से है, असम से नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है बताइए? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बांग्लादेश। अभी आपको बताया गया था, बांग्लादेश के साथ 4096, चाइना के साथ 4057, पाकिस्तान के साथ 3323, नेपाल के साथ 1751। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य में सीमा रेखा एक उदाहरण है।
ऑप्शन ए अध्यारोपित सीमा का। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी 3 तरफ, तो त्रिपुरा आपका हो गया ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कौन सा कथन यहाँ पे सही है बताना है। देखिए, असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम जो है ना, समझिएगा, असम भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है क्या? याद करिए तो हाँ है, सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है, सही है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है, सही है यह भी। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। तीनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। नंबर 40 है, डूरन लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश की। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नागालैंड नहीं बनाता है। बाद बाकी बांग्लादेश से अगर पूछेगा, असम, मेघालय, मिजोरम जो है ना, ये बांग्लादेश से अपनी सीमा लगाता है। ठीक है, एक कौन सा नहीं लगाता है? तो नंबर बी नागालैंड नहीं लगाता है। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है बताइए? ऑप्शन सी मणिपुर नहीं मिलती है इन सब में से। भारत और चीन की उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन जो है कौन सी रेखा करती है? ऑप्शन बी भारत और चीन के बीच का पूछेगा तो मैकमोहन रेखा। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? देखिए, पंजाब, फिर जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान और आपका लास्ट में गुजरात जो है ना, ये पाकिस्तान से यह सीमा बनाता है। ठीक है, नंबर 46 है कि बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य का नाम बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, किससे पूछा है? बांग्लादेश है ना, तो मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिल जाती है? बताइए किससे मिलती है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी राइट आंसर, सिक्किम की सीमा। किसके द्वारा भारत से श्रीलंका से ये अलग होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर, पाक जलडमरू मध्य से। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है बताना है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मेघालय की सीमा। ठीक है, चलिए अब आइए भारतीय अर्थव्यवस्था से आज के इस क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि लगभग आपका 50+ क्वेश्चन आज के इस क्लास से भी यहाँ से रहने वाला है। ठीक है, चलिए बताइए कि किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है। ध्यान रखेंगे, किसी देश में अगर पूछेगा जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, प्रति व्यक्ति आय से। भारत का राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया था, ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है? ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता बताना है कि क्या है? ऑप्शन नंबर देखिए, कृषि की प्रधानता तो है, उद्योग का नहीं होगा, न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा और वृहद बेरोजगारी भी हो जाएगा। तो पहला, फिर आपका जो तीसरा वाला ऑप्शन होगा ये, और चौथा वाला सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डी टिक करना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का जो आकलन है वो किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO के द्वारा। पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है, ऑप्शन सी, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर सब्सिडी जोड़कर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का कारण क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊंचा कहिए या फिर ऊंचा पूंजी कहिए, ऊंची पूंजी या फिर उत्पाद अनुपात जो होता है ये हो जाएगा। ठीक है, नंबर 9 है कि वर्तमान मूल्य यानी कि जो करेंट प्राइस है, इस पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर
स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में ध्यान रखा जाता है। बताना है कि किस चीज़ का। ऑप्शन नंबर सी, मुद्रास्फीति की वृद्धि दर का। 1949 में भारत सरकार के द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, पीसी महाल। 29 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बताइए, जीडीपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए, यह एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर सभी वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य है। सही है। यह एक अनुबंध समय अवधि में देश के अंतर उत्पादित समस्त अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए कुल व्यय के बराबर नहीं, ये गलत हो जाएगा। केवल एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर सभी वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य होता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत में कह रहा है क्या, सकल यहाँ पर ना जीडीपी की बताना है कि जीडीपी की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष को आधार वर्ष के रूप में प्रयोग किया जा रहा है? ऑप्शन ए 2011-12 को। भारत की आर्थिक सर्वेक्षण जो है ना प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ बताइए। ऑप्शन बी, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान होता हो। यहाँ पे बताइए कि निम्नलिखित में से मुख्य कारणों में से भारत में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर धीमी है। तो उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात में और आपका वित्तीय घाटे का ऊंचा स्तर हो जाएगा। ठीक है, भारत में प्रति व्यक्ति का जो वृद्धि की दर धीमी है उसका रीजन हो जाएगा उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात और वित्तीय घाटे का ऊंचा स्तर, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। देख लेंगे, घरेलू क्षेत्र करता है। ठीक है, चलिए नंबर 17 देखिए। भारत में निम्नलिखित 4 प्रमुख क्षेत्रों से बचत का उदय होता है। बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका है ना सी यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा सभी बचत का उदय यहाँ से होता है। गृहस्थ से, निजी निगम क्षेत्र से, सार्वजनिक निगम एवं अन्य लोक उपक्रम से और सरकार से हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बताइए कि आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है किसके साथ? मुद्रास्फीति के साथ। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए कैसे? ऑप्शन बी, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में राइट आंसर हो जाएगा। भारत को आप परिभाषित कर सकते हैं। सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करके सही कथन का चुनाव करना है। बताइए, आर्थिक विकास जो आपका है ना संरचनात्मक परिवर्तन हो जाएगा। फिर आपका जो आर्थिक वृद्धि है, सकल घरेलू उत्पाद सही है। संपोषित विकास के लिए आप पर्यावरण को और जीवन की गुणवत्ता के लिए स्वास्थ्य को जरूरी आप मानेंगे। ठीक है, ये सारे ऐसे दिए हुए जो दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा मैच करता है और मतलब इसके लिए कहिए कि मतलब होना ज़रूरी है। जीवन की गुणवत्ता अच्छा चाहते हैं तो स्वास्थ्य उसके लिए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। नंबर 21 है, देश की वृद्धि निम्न में से कौन सा जो है अनार्थिक तत्व होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सामाजिक व्यवहार। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझावों में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या कथन था उनका? इसे वस्तु उन्मुख होना चाहिए, नहीं इसे जन उन्मुख होना चाहिए। हाँ, इसे जन उन्मुख होना चाहिए। सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा जरूर होनी चाहिए। विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। यह भी आपका सही है। तो यानी कि आपका दूसरा, तीसरा और चौथा सही हो जाएगा। 22 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कौन सा कथन सही है बताइए। जीडीपी में विगत एक दशक में 4 गुना वृद्धि नहीं, गलत है। जीडीपी में कह रहा है सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिशत अंक में विगत एक दशक में कमी आई है। हाँ, ये आपका क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर
23rd का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नंबर 24 देखिए और बताइए कि निम्न कारणों से जीएनपी में ना श्रम की भागीदारी कम हुई है। कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है, इसी वजह से भारत में ग्रामीण आय प्रायः नगरीय आय से कम है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं जो जिम्मेदार हैं? देखिए इसके लिए ना किसान बहुत बड़ी संख्या में निरक्षर हैं और वैज्ञानिक कृषि के बारे में उनका ज्ञान नगण्य है। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टि से उनको कुछ अच्छे से नहीं पता होता है। विनिर्मित उत्पादों की तुलना में प्राथमिक उत्पादों का मूल्य कम होता है, सही है। उद्योगों में निवेश की तुलना में कृषि में निवेश कम हुआ, यह भी सही है। यानी कि यहाँ पे तीनों कथन जो है सही है। ऑप्शन नंबर 25 का ए टिक कर देंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करने के लिए कह रहा है, कौन सा और यहाँ पे सही सुमेलित है ये आपको बताना है। देखिए मेल्ट डाउन स्टॉक कीमतों की गिरावट सही है, और आपका स्लो डाउन के लिए सकल घरेलू उत्पाद की गिरावट सही, यहाँ पे आप वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका 26 का राइट आंसर हो जाएगा। यह विचार कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए, यह किसका कहा हुआ वक्तव्य है? ऑप्शन ए अमर्त्य सेन के द्वारा कहा गया था। यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतों तथा मौद्रिक आय दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय बताइए। वास्तविक आय कुछ नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा, चेंज नहीं आता है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? ऑप्शन नंबर सी विकासशील देश में अभी भारत को गिना जा रहा है। सकल घरेलू उत्पाद, इसका मूल्य जो है अर्थ है क्या होता है? ऑप्शन बी एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का हो जाता है सकल घरेलू उत्पाद, इसका मुद्रा मूल्य है। ठीक है, मुद्रा मूल्य आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन आर्थिक सुधारों के द्वितीय प्रजनन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए हैं? इसका भाग जो कि नहीं है। तो तेल क्षेत्र में सुधार, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार है, शासकीय एवं सार्वजनिक संस्थाओं के सुधार सही है, न्यायिक प्रणाली में सुधार यह आपका नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का जो अग्रदूत है वो किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कहा जाता है। नंबर 33 देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय आय है इसमें सर्वाधिक योगदान है किस क्षेत्र का? ऑप्शन नंबर सी सेवा क्षेत्र का। 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति क्या रही थी? देखिए उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण रहा था ना, तो ऑप्शन नंबर डी आपको टिक करना है, सभी था इसमें से। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है, ऑप्शन बी उत्पादन कार्यों का योगफल हो जाएगा राइट आंसर। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि का प्रयोग के द्वारा किया जाता है? तो उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि दोनों के द्वारा किया जाता है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल सैंपल सर्वे की स्थापना भारत में कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1950 में। भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ, ऑप्शन ए औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार बताना है, ऑप्शन सी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण किया जाता है। भारत की व्यावसायिक संरचना के वर्षों बाद भी लगभग वैसे ही बने रहने का एक कारण बताइए, तो क्या है? क्या है ना कि ऑप्शन नंबर आप डी को देखिए, आर्थिक विकास के लिए कृषि से उद्योग की दिशा में अंतरण के महत्व की जनता को अधिकतर जानकारी ही नहीं है। व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर सी मूल्यह्रास व्यय को शामिल नहीं किया जाता है जीएनपी की गणना में, जिसमें कि सकल घरेलू निजी निवेश, निबल विदेशी निवेश और निजी उपभोक्ता व्यय ये सबको शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखना अपेक्षित होता है? ऑप्शन ए को देखिए, क्या ये राइट आंसर है? और नेक्स्ट ऑप्शन देख लेंगे। तो ऑप्शन नंबर देखिए, क्या क्वेश्चन था ना,
क्वेश्चन पूछा है आपसे, राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय किसको ध्यान में रखना। तो राष्ट्रीय आय की गणना करते समय ना निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाया जाना राइट आंसर हो जाएगा। भारत में गरीबी रेखा को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर बी प्रति व्यक्ति आय। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यय कर हो जाएगा, अप्रत्यक्ष का उदाहरण नहीं है ये। गरीबी से निपटने के उपाय में कह रहे हैं कि गरीबी से निपटने के उपाय में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए सरकारी अनुदान को। भारत में राष्ट्रीय आय का सही संगणना करने वाली एक कठिनाई है, कौन सी। अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व हो जाएगा राइट आंसर। आय की असमानताओं के प्रभावों में इसे शामिल नहीं किया जा सकता है, किसे। ऑप्शन बी उद्योग की मंदी को। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है, किससे। देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका ना देखिए स्थिर मूल्य के आधार और चालू मूल्य के आधार पर किया जाता है। ए और बी यहाँ पे दोनों राइट आंसर है। यदि सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का योग किया जाए तो प्राप्त हो जाएगा क्या। ऑप्शन नंबर बी जीएनपी निकल के आता है। योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है बताना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, कृषि का। उपभोक्ता को मूल्यवर्धित कर यानी कि वैट से किसे लाभ पहुंचता है, किसे नहीं माफ कीजिएगा, कैसे लाभ पहुंचता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, इससे कर पर कर नहीं लगता है और इस प्रकार कीमतों में वृद्धि होना रुक जाता है। एक बार जब विभिन्न मंत्रालयों के खर्चे व अनुदानों की मांगें संसद द्वारा पारित कर दी जाती है तब सचिव जो निधि है, संचित निधि से जो होता है धन निकालने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। बताना है कि इस विधेयक को आप किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए विनियोग विधेयक के नाम से आप जानते हैं, ठीक है। चलिए आइए अब देखते हैं टॉपिक अभी का है आपके लिए प्रकाश। यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नंबर फर्स्ट है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा या फिर कौन सी जो है चीज़ नहीं बदलती है बताना है, ठीक है। अभी आपने भारतीय अर्थव्यवस्था से टोटल 53 क्वेश्चन देखा, ठीक है। चलिए अब आपका जो प्रकाश है यह क्लास या टॉपिक आपका लास्ट है। नंबर आपका सी हो जाएगा। आवृत्ति नहीं बदलती है, वेग कहिए, गति कहिए, तरंग दैर्घ्य कहिए, अपवर्तनांक कहिए, सारे जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो चेंज होता है बट आवृत्ति नहीं होती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अविलंब से दूर हट जाती है। सही कथन आपको यहाँ पर चुनना है। नंबर थर्ड का राइट आंसर क्या होगा। देखिए लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा है ना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है ना। नंबर 4 है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण आपका राइट आंसर। नंबर 5 है, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। ऑप्शन नंबर डी, सभी पारदर्शी माध्यम के आर पार चली जाती है। सबसे कम वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बैंगनी। निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी। ऑप्शन नंबर ए 320 से 400 nm में नैनोमीटर में होगा, ठीक है। नंबर 8 है, दूरदर्शन प्रसारण के श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है, क्या है। ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति मॉड्यूलम होता है। आकाश नीला लगता है, क्यों। क्योंकि ना लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल के द्वारा अधिक परिकीर्ण होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण जो आंतरिक जो परावर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है जब प्रकाश जाता है। ऑप्शन नंबर ए, हीरे से कांच में।
देखिए नीचे दिए गए कथन को कहना देखना है और क्या इसके व्याख्या एक दूसरे के करता है, यानी कि सही व्याख्या एक्सप्लेनेशन दे रहा है, मैच करना है। तो देखिए कह रहे क्या, हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है, और दूसरा कह रहा है कि हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। ये तो गलत हो जाएगा, और हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है, यह तो आपका सही होना है। तो कथन ए सही है, बट आर जो है आपका क्या हो जाएगा, गलत होगा। देखिए ऑप्शन ऐसा है नंबर 11 का, ऑप्शन नंबर जो सी है, ए सही है बट क्या है, आर गलत है। नेक्स्ट यहाँ पे समझेंगे कि खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, क्या यह सही है? सही है, लाल रंग जानते हो आप खतरे का निशान होता है। लाल रंग का परिकीर्णन सबसे कम होता है, बिल्कुल गलत है। तो ए सही है, आर गलत है। तो यानी कि देखिए मतलब कह रहा है कि लाल रंग का परिकीर्णन सबसे कम तो होता है ना, बट यहाँ पे समझेंगे कि इस वजह से ऐसा होता है, ये गलत है। तो ए और आर जो है ये आपका दोनों क्या हो जाएगा, सही है, बट आर ए से आर ए की व्याख्या नहीं करता है। बताइए कि दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार होता है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी राइट आंसर। 390 से 780 nm के बीच में होता है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देता है, इसका कारण बताना है, क्या होता है इसका कारण? प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या बताइए कितनी होती है? तो 7 रंग का होता है। प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए पूर्ण आभ्यंतर यानी कि आंतरिक परावर्तन होता है। मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह कितना होता है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी राइट आंसर, 5500 एंगस्ट्रम हो जाएगा राइट आंसर। कार के पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का यूज किया जाता है? उत्तल दर्पण हो जाएगा, ऑप्शन सी। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम बताइए, ऑप्शन डी होलोग्राफी होता है। निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। देखिए कह रहा है क्या, आकाश के नीला देखने का कारण प्रकाश का कम प्रकीर्णन, गलत। इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण केवल प्रकाश का प्रकीर्णन है, हाँ ये सही है। तो यानी कि दूसरा वाला कथन आपका बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? ऑप्शन ए नीला प्रकाश में। बताइए प्रकाश प्रकीर्णों की प्रकृति होती है कैसी? ए और बी को आपने देख लिया, सी और डी आप देख लेंगे। बताइए राइट आंसर, प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन नंबर सी तरंग एवं कण दोनों के समान खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक और बड़ा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार करिए और कह रहा है कि कौन से दृष्टि भ्रम है? 25 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो गोधूलि से सूर्य का अमाप सही हो जाएगा, ठीक है। उषाकाल में सूर्य का रंग सही हो जाएगा, और आपका इन दोनों में से उषाकाल में चंद्रमा का दिखना आपका सही हो जाएगा। पहला दूसरा तीसरा ये तीनों क्या हो जाएगा? सही है। तो कौन सा पूछेगा? दृष्टि भ्रम है ना, तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पे राइट आंसर टिक कर देंगे। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है, ऑप्शन ए डॉपलर प्रभाव पर। एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबाया गया है, यदि बगल से देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है, ठीक है। बताइए क्या ये सही है? सोच लीजिए अच्छे से, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है छड़ी से आने वाला प्रकाश जल अणुओं से प्रकीर्णित होकर छड़ी के छोटी एवं झुकी होने का आभास देता है। नहीं, ऐसा ये सही है, बट यहाँ पे जो इसका रीजन है ना ये आपका सही दिया हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो आप देखिए ऐसा है, एक मिनट, छड़ी से आने वाले प्रकाश में जल अणुओं में प्रकीर्णित होकर छड़ी से छोटी, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये आपका आभासी दिखाई देता है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 27 का ए सही है और आर जो है गलत है, यानी कि ऑप्शन जो है आपका नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है।
नंबर 28 देखिए, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है। रीजन बताना है, क्योंकि ना प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत, हाँ बिल्कुल सही है, बहुत छोटा है, इसी वजह से छोटा होता है। 1.50 यानी कि 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खरा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की जो न्यूनतम लंबाई है वो कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 0.75 यानी कि आधा उसका होना चाहिए कम से कम। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबित को पर्दे पर जनित करना कहलाता है, क्या कहलाता है? रोस्टर स्कैन के नाम से आप इसे जानते हो। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार हो जाएगी? तो परिक्षेपण, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन तीनों जिम्मेदार होती है। 31 का ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। चलिए बताइए, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश का यूज किया जाता है, क्यों? क्योंकि ना इसकी जो तरंगों की दैर्घ्य यानी कि लंबाई है सर्वाधिक होती है। ठीक है, ऑप्शन ए। दोपहर 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा? तो यह नहीं देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश का वेग अधिक होता है, सही है। यहाँ प्रकाश ध्वनि का वेग अधिक होता नहीं, प्रकाश का वेग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लाते हैं, बताइए क्या लाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर, उत्तल लेंस का। ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी यानी कि कॉम्पैक्ट जो डिस्क होता है ये ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है, क्या? ऑप्शन नंबर सी, लेजर बीम का यूज होता है। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, कुछ किस चीज़ के द्वारा? कुछ ना बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश की गति बताइए, ऑप्शन सी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपका राइट आंसर है। एक समतल दर्पण वक्रता, इसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनंत पर बनेगा, मतलब अनंत होगा इसका। ठीक है, प्रकाश के दृश्य प्रकरण में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक उत्सर्जवी होता है, क्या ये सही है? नहीं, गलत है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है, थोड़ी देर पहले आपको बताया भी गया था, ये सही है। तो ऑप्शन वाला ए वाला ये गलत है और आर वाला सही है, तो ए गलत आर सही, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती है। इसका कारण पुतली के आकार में परिवर्तन होना होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है कहाँ पर? निर्वात में। जब एक सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ता है उसमें ना, इसकी व्याख्या की जा सकती है, कैसे? परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर, ऑप्शन ए राइट आंसर। खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह क्या है? ऑप्शन ए नतोदर हो जाएगा, नतोदर दर्पण। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण बताइए, ऑप्शन ए अपवर्तन हो जाएगा राइट आंसर। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा उचित है? ऑप्शन बी ऊपर उजला नीचे काला राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? ऑप्शन नंबर बी निर्वात। इंद्रधनुष के हरे रंगों का, माफ कीजिएगा, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम बताइए, ऑप्शन डी नीला, हरा और पीला हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और जो सही कथन है उसका चुनाव करना है। देखिए, दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का परिकीर्णन लघु तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश से कहीं अधिक होता है, नहीं होता है, गलत है।
जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में गति का 0.95 गुना होता है, गलत है। रेडियो तरंगे द्रुतगामी दोलायमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है, हाँ सही है। अतिचालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करती है, सही है। तीसरा चौथा सही, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है? व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्टता देख सकता है, सही है। लेंस का नाभ्यांतर अधिक होता है, सही है। निकट से पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है, सही है। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस नहीं, अवतल लेंस का यूज नहीं किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा। देखिए नंबर 52 है, मान लीजिए पृथ्वी से पश्चिमगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश की वेग की 2/10 है। रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षकों के किस रंग का दिखाई देगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, पीला दिखाई देगा। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय जो है लगभग 8.5 मिनट हो जाएगा, 8.5 मिनट मान लेंगे। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है कैसे? ऑप्शन बी, अवतल लेंस यूज करके निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। नंबर 55 है, एक चलचित्र में पूरी फिल्म एक सिरे से दूसरी सिरे तक सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित किए जाते हैं। इसका जो कारण है, आँख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद 1/0.1 सेकेंड तक बना रहता है। तो देखिए यहाँ पे ना आपका कथन जो ए है सही है, बट आर आपका गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। सामान्यतः आँखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ऑप्शन नंबर डी 25 सेंटीमीटर। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है कैसा? ऑप्शन नंबर सी, काला दिखाई देगा। नंबर 58, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर यानी कि कह रहा है क्या वेरिएबल्स जो प्रभावित होता है वे क्या होते हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, तरंग दैर्ध्य और वेग हो जाएगा राइट आंसर। नंबर 59, यदि किसी ऐनक का लेंस का जो पावर है +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी होगी कितनी? 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दूरदर्शन के संकेत के एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि दूरदर्शन के जो संकेत है ना एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकता है, क्योंकि ना ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे पृथ्वी की सतह क्या है, वक्राकार है, आप जानते हो, इसी वजह से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 61 है, कथन और अच्छा नहीं, कथन नहीं है, मतलब पहला दूसरा को पढ़िए और कथन में से कौन सा कथन सही है जवाब बताइए। देखिए, यदि कोई व्यक्ति भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा, सही है। यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई लगेगा, यह भी सही है। कथन पहला और दूसरा दोनों आपका सही दिया हुआ है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, आवृत्ति। अधोलिखित में से कौन सा इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर बी, हरा रंग। दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वो कैसा बनता है? वह वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। नंबर 64 ऑप्शन सी टिक करेंगे। आँख के लेंस का फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है? आइरिस। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। दाढ़ी बनाने के काम में लाते हैं क्या? ऑप्शन को आप देख लीजिए। 66। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से थोड़ा सा
क्वेश्चन यहाँ पे कुछ आपका मिस है, ठीक है। नंबर 66 के बाद, 66 के बाद आप डायरेक्ट 91 है ना, 91 देखने वाले हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास इसका जब आएगा उसमें आपको जो क्वेश्चन छूटा है अभी वो आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए 91 देखिए। यदि मैजेंटा और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हो तो प्रतिच्छेद क्षेत्र का जो रंग है वो लाल होगा, क्या यह सही है? बिल्कुल, यह तो सही है। यदि सियान और मैजेंटा रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हो तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का जो रंग है वो नीला होगा, क्या सही है? सही है। तो आपका 91 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों यहाँ पे कथन बिल्कुल सही है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, लाल का। चलिए बताइए, इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट होते हैं, ऑप्शन डी बैगनी और लाल हो जाएगा राइट आंसर। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके, ऑप्शन नंबर बी तरंगदैर्घ्य से होता है। नंबर 96 देखिए। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का बताइए तरीका। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण नमक की आधारभूत कारण यह है कि, ऑप्शन बी उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, ठीक है। नंबर 99 है। जब दो समानांतर समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या बताना है, अनंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। जब दो समानांतर समतल दर्पण के बीच में कोई वस्तु रख दी जाएगी ना तो प्रतिबिंब जो बनेगा उसकी संख्या वो अनंत होगा, ठीक है। चलिए बताइए, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। अभिनेत्र लेंस के द्वारा किसी वस्तु को, देखिए अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी उल्टा और वास्तविक हो जाएगा राइट आंसर। फिर से समझेंगे, अभिनेत्र लेंस के द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है? तो उल्टा और वास्तविक, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी आपने टोटल 7-8 टॉपिक आपको आज की क्लास में करवाया गया था, ठीक है। आशा करता हूं कि आज का क्लास आपका जो ग्राउंड से आपको दिया गया अच्छा लगा होगा देखकर। अगर आपको इस क्लास में और भी कोई सुधार वगैरह चाहिए होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। आज का यह क्लास आपके 67वीं बीपीएससी 68वीं बीपीएससी और आपको बताया जा चुका है कि आगे आने वाले जो आपका एग्ज़ाम होगा बिहार सचिवालय, फिर आपका जो बीपीएससी 68वीं वाला है, इन सब में ना काफ़ी ज़्यादा आज का यह क्लास इम्पॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ कि आपने क्लास को अच्छे से देखा होगा। अगर आपको कुछ बताना होगा कमेंट करेंगे। आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। बने रहिएगा एबीसी एकेडमी के साथ। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए क्लास के साथ। तो फ्रेंड्स अभी आपने टोटल ग्राउंड का एमसीक्यूज देखा। आशा करता हूं कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको क्लास में कोई सुधार चाहिए होगा और भी कुछ अगर आपको बताना हो तो आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एबीसी एकेडमी की प्लेलिस्ट में आकर चेक करिएगा, आपके लिए काफ़ी सारा सीट वगैरह अवेलेबल है। क्लास अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नई क्लास के साथ।